Hello students in today class we are going to discuss another important and interesting topic that is moderates इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनका क्या रोल था, ये टॉपिक आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडरेट्स, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मॉडरेट, उनका टाइम पीरियड क्या था, उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स क्या थे, इनकी मेथड्स और पॉलिसीज़ क्या थी, इनकी डिमांड्स क्या थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनके लिए एटीट्यूड क्या रहा। तो मॉडरेट जिसको हम नरम दल के नेता और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के नेता जिनको हम बोलते हैं, तो आज हम मॉडरेट्स को डिस्कस करेंगे। तो मॉडरेट्स का मीनिंग क्या होता है, तो स्टूडेंट्स देखिए मीनिंग का मतलब होता है कि मॉडरेट लीडर्स जो थे, जो कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश के साथ एक मिडल पाथ फॉलो किया, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी। बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब उन्होंने ब्रिटिश को ना तो अपना बिटर एनिमी समझा कि वो हमारे दुश्मन है, ऐसा भी उन्होंने नहीं समझा ब्रिटिश को, और ना ही उन्होंने ब्रिटिश को बहुत अपना क्लोज फ्रेंड समझा। तो आप समझ सकते हैं एक रिलेशन ना तो बिटर एनिमी है और ना ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उनके जो बीच का जो रिलेशन है वो मॉडरेट्स का रिलेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स का रिलेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो ये तो मॉडरेट का मीनिंग हुआ। नेक्स्ट इज देयर इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, जो उनका जो टाइम पीरियड जो था कांग्रेस के अंदर, वो था 1885 से 1905 तक, 20 ईयर्स का जो पीरियड था ये। इसमें कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी उनको डोमिनेट जो किया वो मॉडरेट लीडर्स ने डोमिनेट किया था। और इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, तो ये इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट ये मेथड्स क्या थे, किस तरह की पॉलिसीज इन्होंने फॉलो की, और कांग्रेस को जो इन्होंने 20 साल तक चलाया 1885 से 1905 तक, तो इन्होंने कौन से मेथड्स फॉलो किए और इनकी पॉलिसीज क्या थी। देखिए स्टूडेंट्स, इनकी जो मेथड्स और पॉलिसीज थी वो बेसिकली 3P के ऊपर डिपेंड करते थे, जिनको 3Ps बोलते हैं, P फॉर पंजाब। तो इसमें फर्स्ट P था प्रेयर, सेकेंड था प्रोटेस्ट और थर्ड था पेटिशन। तो ये बिल्कुल नॉन वायलेंट पीपल थे और इनका ये मानना था कि हम ब्रिटिश पीपल से प्रेयर करेंगे, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हम उनसे प्रेयर करेंगे, और उनकी अगर कोई पॉलिसी हमें पसंद नहीं आती है तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे और एप्लीकेशंस, पेटिशंस देंगे हम उनको। तो इनकी जो पॉलिसी थी वो 3Ps की थी, प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पेटिशन। क्योंकि इनका ये मानना था, ब्रिटिश पीपल का, मॉडरेट लीडर्स का ये मानना था कि ब्रिटिश पीपल जो हैं उनके पास एक गुड सेंस ऑफ जस्टिस है और वो बहुत क्वालिफाइड पीपल हैं, रैशनलिस्टिक थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच उनके पास है, और अगर हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स और नीड्स बताएंगे तो वो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप लेंगे और हमारे लिए, कंट्री के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो ये उनका मानना था। तो अब इसके लिए उन्होंने जो अब ये भी उनको मालूम था कि वो एक माइनॉरिटी में है अभी, क्योंकि वो एक कंप्लीट पॉपुलर नहीं थे इस टाइम इंडिया के अंदर, कांग्रेस वाज नॉट पॉपुलर बाय 1885। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट किया। उनका ये मानना था कि अगर हमें वर्क करना है तो, और पीपल के लिए वर्क करना है हमें, तो हमें अगर पीपल के लिए वर्क करना है तो हमें सबसे पहले पीपल्स की डिमांड, उनके व्यूज़, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट किया बाय डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, बाय आर्टिकल्स। तो न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स में मॉडरेट लीडर्स ने अपनी पॉलिसीज़ बताई, लोगों ने उनको पढ़ा, समझा और उनके जो व्यूज़ आए लोगों के निकल कर, तो इस तरह से इन्होंने पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया, पब्लिक एक्चुअली चाहती क्या है। तो ये इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने ये पता लगाया कि व्हाट पीपल डिमांड, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट दे नीड, और इस तरह से उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट किया। अब जो डिमांड्स और रिक्वायरमेंट निकल कर आई, उन्होंने उनको मॉडिफाई किया, मॉडरेट लीडर्स ने उनको मॉडिफाई करके उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उन्होंने उनको रखा, और उन डिमांड को उन्होंने ब्रिटिश के सामने प्रेजेंट किया, रखा ब्रिटिश के सामने कि ये हमारी डिमांड्स हैं, इंडियन पीपल की, मासेस की ये डिमांड्स हैं। और साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश को परसुएड भी किया, उनको बोला, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि ये डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं और आप इन डिमांड्स को पूरा करें, जिससे कि दोबारा कोई 1857 जैसा रिवोल्ट ना हो जाए। तो ये इनकी पॉलिसीज थी कि पहले उन्होंने पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया, फिर अपनी डिमांड्स को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्लेस किया ब्रिटिश के सामने, और उनको परसुएड किया, कन्विंस किया कि आप इन डिमांड्स को मानें। तो अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी हमने डिस्कस किया अभी, कि मॉडरेट्स जो थे उनको पूरा फेथ था
ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर, और उनका ये मानना था कि अगर हम अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को अगर इनके सामने रखेंगे, इनसे डिस्कस करेंगे, तो ये उसमें हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव अप्रोच हमें ज़रूर मिलेगी। तो इनको, मॉडरेट लीडर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भरोसा था, उनको इंडियन मासेस में भरोसा नहीं था। क्योंकि इंडियन मासेस जो था 1885 का जो टाइम पीरियड है, उसमें मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल वर कंप्लीटली इलिटरेट। वो इलिटरेट पीपल थे, हार्डली, बहुत कम लोगों को एजुकेशन के बारे में मालूम था, या कुछ बहुत ही कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे। और जो न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स जो ब्रिटिश जो मॉडरेट ने निकलवाए, उसमें से ऐसा होता था कि जैसे गांव है, ग्राम पंचायत है, तो वहाँ पर हर गांव में हार्डली 1 या 2 आदमी होता था जो पढ़ना लिखना जानता था। तो वो न्यूज़पेपर को बाकी लोगों को पढ़कर सुनाता था, और इस तरह से उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट किया था। अब इंडियन मासेस में इनको भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि इंडियन मासेस जो थे वो कम्प्लीटली इलिटरेट थे इस पर्टिकुलर टाइम में, और वो चाइल्ड और जो सोसाइटी के जो सोशल इविल्स एंड अब्यूजेस थे, उनमें वो बुरी तरह से इंडल्ज थे, बुरी तरह से फंसे हुए थे। जैसे चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में वो फंसे हुए थे। और उनकी जो माइंड जो था वो कम्प्लीटली नैरो थिंकिंग माइंड था। और जो मॉडरेट लीडर्स थे वो हाईली क्वालिफाइड थे, हाईली क्वालिफाइड, और इसी वजह से उनको ब्रिटिश लोगों की कंपनी ज़्यादा पसंद थी। और उनको ये लगता था कि अगर हमने इंडिया को ब्रिटिश लोगों के हाथ में रखा या सपुद्र किया या उनको दिया, तो हमारी इंडिया ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहेगी एज कम्पेयर टू अगर हमने इलिटरेट मासेस को इंडिया सौंप दिया। तो इस वजह से उनको ब्रिटिश पॉलिसीज में भरोसा था, इंडियन मासेस में उनको भरोसा नहीं था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, तो अब जो इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी मॉडरेट्स की, जो मॉडरेट्स की डिमांड्स थी वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स थी और बहुत लिबरल डिमांड्स थी। उसमें उन्होंने कोई बहुत हाईफाई डिमांड ब्रिटिश के सामने नहीं रखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश ने उन डिमांड्स को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इनकी जो डिमांड थी, पहली जो डिमांड इन्होंने रखी, इन्होंने बोला कि हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है गवर्नर जनरल की, उसके अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब इंडियन का पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा तो इंडियन के व्यूज आप लोगों को तक नहीं पहुंचेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए काउंसिल्स के अंदर। उसके बाद जो आपने जो इतना लैंड रेवेन्यू इतना बढ़ा दिया है, जो टैक्स इतना ज़्यादा लेते हैं, उसको आप कम कीजिए। जो इंडिया का पैसा यूरोप में और इंग्लैंड में और दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ को आप बंद कीजिए। दादा भाई नौरोजी ने तो प्रॉपर एक पूरा थ्योरी दिया है ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर। प्राइमरी एजुकेशन आप मासेस को दीजिए, प्रेस है उसको फ्रीडम दीजिए, उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं कि ये आर्टिकल आप छाप सकते हैं, ये आर्टिकल प्रिंट नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके साथ जो हमारे जो कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स का नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स आप इंक्रीज करें, जिससे लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले, क्विक जस्टिस मिले। ह्यूमन टॉर्चर जो है इंडियंस का, वो बंद कीजिए। उसके साथ जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं हमारी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को आप मॉडर्नाइज कीजिए, क्योंकि ब्रिटिश पीपल की पॉलिसीज की वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट कल्चर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कंप्लीटली रूइंड हो गया था, खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। इस वजह से इंडियन पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो ये इस तरह की वो डिमांड्स रख रहे थे। और बाद में उन्होंने ये डिमांड रखी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स। जैसे लेजिस्लेचर का वर्क होता है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव्स का इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का देखना कि वेदर द वर्क्स जो लेजिस्लेचर ने बने थे एग्जीक्यूटिव्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसलिए इन्होंने डिमांड रखी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी होना चाहिए एग्जीक्यूटिव्स का, तो उनको दोनों को अलग अलग बॉडीज होनी चाहिए। एक तो इनकी ये डिमांड रखी। अब इन डिमांड्स के बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अब ये चेंज, अब इसके बाद मॉडरेट के एटीट्यूड में कुछ चेंज आया, क्योंकि जो डिमांड थी मॉडरेट्स की वो ब्रिटिश ने एक्सेप्ट नहीं की। इतनी जेन्युइन और लिबरल डिमांड्स भी जब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, तो फिर मॉडरेट्स का माइंडसेट में डेफिनेटली चेंज आना बहुत ज़रूरी था, और वो चेंज आया भी। और उस चेंज में इन लोगों ने मॉडरेट्स में से फिर एक्सट्रीमिस्ट निकल कर आएंगे। हम लोगों ने देखा कि कैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे लोग निकल कर आए। उन्होंने बोला कि मॉडरेट्स की जब इतनी जेन्युइन डिमांड्स भी कांग्रेस, ब्रिटिश पीपल ने अगर एक्सेप्ट नहीं की हैं, तो फिर हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं हो सकती। तो चेंज हुआ मॉडरेट के एटीट्यूड के अंदर, क्योंकि उनकी डिमांड्स कहीं पर एक्सेप्ट नहीं हुई थी। नेक्स्ट में जो लास्ट टॉपिक इसका हम डिस्कस करेंगे वो है एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो क्या था मॉडरेट्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियल स्टेजेस में जब कांग्रेस बनी थी, तब तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें उनको ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस की फॉर्मेशन में इंग्लिश सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम का हाथ है। तो ए.ओ. ह्यूम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किया, रादर ही वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब तक ए.ओ. ह्यूम रहेंगे कांग्रेस में, तब तक कांग्रेस कुछ नेगेटिव या हार्मफुल नहीं होगा ब्रिटिश के लिए। इनिशियल स्टेजेस में ब्रिटिश का ये मानना था, और इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने उनको टी गार्डन पार्टी में भी इनवाइट किया और उनके साथ
अच्छे रिलेशंस रहे इनिशियल स्टेजेस में। लेकिन जब बाद में उनको ये दिखाई देने लगा ब्रिटिश पीपल को कि जो कांग्रेस है वो उनके हाथ का एक कठपुतली बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो पैट्रियट लोग हैं और अपनी कंट्री के लिए डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर जाके ब्रिटिश का एटीट्यूड जो था वो कंप्लीटली चेंज होने लगा और लॉर्ड डफरिन ने फिर इनको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोलना शुरू कर दिया कि ये पूरी कंट्री को तो प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। तो अब इसका यहाँ हम देख रहे हैं कि उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज होता जा रहा है। और लॉर्ड कर्जन ने बोला कि मुझे खुशी होगी कि मैं देखूं कि कांग्रेस का अंत कब होता है। तो कांग्रेस को ये इन लोगों ने कंप्लीटली अब रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब और उसके साथ जब रिजेक्ट करना शुरू किया तो उन्हें पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो थी उन्होंने दोबारा से उसको रिवाइव करना शुरू किया। सईद अहमद खान जैसे लोगों को, उसके बाद राजा शिव प्रसाद और बनारस, ऐसे लोगों को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने फॉलो करनी शुरू की। लेकिन अल्टीमेटली जो इनके जो एफर्ट्स थे वो पूरे नहीं हुए और कंट्री के अंदर जो मिक्स्ड एफर्ट्स हुए, मॉडरेट्स के भी एफर्ट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट के भी एफर्ट्स थे और रिवोल्यूशनरीज के भी एफर्ट्स थे। तो इन सब एफर्ट्स की वजह से अल्टीमेटली इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस इन 1947। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द रोल ऑफ द मॉडरेट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें so that you could get regular video on these topics. Okay students, thanks.